Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Armed Forces Special Power Act and its application in Northeast India. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. It is also important from our syllabus for PSIR optional students. PSIR optional में इनफैक्ट APSC ने इस बार सवाल भी पूछा था इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पे. देखते हैं करंट डेवलपमेंट बाद में देखेंगे. राइट नाउ वी विल बी सीइंग कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बैकग्राउंड क्या है. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1958 in order to curb Nagaland insurgency. In fact, ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1942 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 1958 में हमारी सरकार 1958 में इसको लेकर के आई नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जैसा कि ये लॉ है, दिस लॉ इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया. होता क्या है कि भारत सरकार या किसी स्टेट की गवर्नर एक पर्टिकुलर एरिया को या पूरे स्टेट को डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया एज पर दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. और एक बार भारत सरकार ने मान लीजिए किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया डिस्टर्ब्ड एरिया, या फिर किसी एक स्टेट के गवर्नर ने अपने स्टेट को या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को डिक्लेयर कर दिया डिस्टर्ब्ड एरिया, तो फिर वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लग जाता है. और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगते ही जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको वहाँ पे सुपरसीडिंग पावर्स मिल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए. तो क्या क्या स्वीपिंग पावर्स हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी पर्सनल्स को इन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाले एरिया में जहाँ जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, वो एक एक करके देखते हैं. सो स्पेशल पावर्स एंजॉयड बाय आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया. तो इस कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 4 के हिसाब से an authorized officer in disturbed area enjoys power, like the authorized officer has power to open fire at any individual even if it results in death if the individual violates laws which prohibits assembly of 5 or more person or carrying of a weapon. तो मुद्दा ये है कि अगर 5 से ज़्यादा लोग कहीं असेंबल हों या कोई वेपन कैरी कर रहा हो तो उस इंसान को शूट टू डेथ की जा सकती है. मतलब उसको इस तरह से शूट किया जा सकता है कि उसकी डेथ तक हो जाए. वो बात अलग है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में एक प्रोविज़न रखा गया है सेक्शन 4 का इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि शूटिंग करने से पहले जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनको एक बार वार्निंग देनी चाहिए बिफोर ओपनिंग फायर. दूसरा सेक्शन 5 कहता है कि एन ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ बीन गिवन पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड सीज एंड सर्च विदाउट एनी वारंट एनी प्रीमाइसेस. तो नॉर्मली किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है या फिर किसी प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए भी एक वारंट चाहिए होता है, लेकिन जिस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा होता है वहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं होती है. सबसे खतरनाक है सेक्शन 6 ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट. सेक्शन 6 क्या कहता है कि इंडिविजुअल्स हु हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी हैव टू बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल. तो मान लीजिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, तो वहाँ पे किसी इंडिविजुअल को अगर आर्म्ड फोर्सेज अरेस्ट करते हैं तो उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एज सून एज पॉसिबल दे देना है. अब ये जो वर्ड है ना एज सून एज पॉसिबल, ये काफ़ी वेग टर्म है. अब ये एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, क्योंकि कोई वेल डिफाइंड टाइम लिमिट दी नहीं गई है. अगर आपको याद हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है ये कहता है कि एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो अब वो जो प्रोसीजर है आर्टिकल 22 का कि 24 घंटे के अंदर किसी भी इंसान को जो अरेस्ट किया उसको मैजिस्ट्रेट के सामने
प्रोड्यूस करना है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे उस इंसान को आगे डिटेन करके रखा जा सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट डिफीट हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 6 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्योंकि अब मान लीजिए कि किसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ने अरेस्ट किया किसी भी इंडिविजुअल को, अब नियम तो ये रखा है कि एज सून एज पॉसिबल जमा किया जाए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अब वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देते ही नहीं है, कह रहे हैं हाँ दे रहे हैं, अभी ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है, कुछ कह करके वो देते ही नहीं है। और इस कारण से आर्टिकल 22 जिसमें कहा गया 24 घंटे के अंतर्गत आपको कोर्ट के सामने रखना है, मजिस्ट्रेट के सामने, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता है वो क्राइटेरिया। अगर आपको हैदर मूवी आपने अगर कभी देखी हो शाहिद कपूर की, तो उसमें इसी मुद्दे पे डिस्कस किया गया। इनफैक्ट दैट एंटायर मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दिस सेक्शन 6 जिसमें द केसेस ऑफ डिसअपियर्ड पीपल हैव बीन हाईलाइटेड। कितने सारे लोग ऐसा माना जाता है, देखिए काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इस पे कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस को ब्लेम किया जाता है फॉर मिसयूज ऑफ देयर पावर अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो जितने भी डाटा मैं दे रहा हूँ इस आर्टिकल की मदद से, ये मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठाया है। आई पर्सनली डू नॉट वैलिडेट और ऑथेंटिकेट दीज डाटाज। तो उस मूवी में जो दिखाया है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। वो दिखाते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो हैं वो इस प्रोविज़न का मिसयूज करते हैं, कई सारे लोगों को अरेस्ट करके डिटेन करके मार दिया जाता है। सच पीपल आर नोन एज डिसअपियर्ड पीपल। उनको पुलिस फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेस कभी न कहते हैं कि ये मर गए हैं, ना उनके डेड बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है, दे आर सिंपली डिस्पोज्ड। तो there have been many such cases of disappeared people and people get disappeared क्योंकि उनके केस में वो जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 है वो एप्लीकेबल नहीं होता। उनके केस में जो हैबियस कॉर्पस का राइट है अंडर आर्टिकल 32 वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिन एरियाज़ में एप्लीकेबल होते हैं वहाँ से निकल करके आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया, वायलेशन ऑफ सम ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 22 या राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 32। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आता है इशूज़ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये एक मेजर इशू है। कई सारे इस पे रिपोर्ट्स आए हैं कि जिन एरियाज़ में भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे इट हैज़ बीन फाउंड कि आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन फाउंड engage into sexual harassment और violence against women of those areas। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस JS वर्मा कमेटी। एक्चुअली जस्टिस JS वर्मा कमेटी बस इसके लिए नहीं बनाई गई थी, इसको बनाया गया था 2013 में निर्भया रेप केस के बाद। जस्टिस JS वर्मा कमेटी को काम दिया गया था कि वो रेकमेंड करें कि कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि विमेन के प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके। जस्टिस JS वर्मा कमेटी में 2 और मेंबर थे, गोपाल सुब्रमण्यम जी और जस्टिस लीला सेठ। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे क्रिमिनल लॉ अमेंड करने के लिए, वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जिन एरियाज़ में एप्लीकेबल है उन एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेस को जो बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उसमें एक प्रिविलेज है कि उनके खिलाफ कोई भी केस नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं चलता है, क्योंकि इंक्लूडिंग द सेक्सुअल वायलेंस का केस। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया कि कम से कम सेक्सुअल वायलेंस वाले जो केसेस होने चाहिए उसको फास्ट ट्रैक तरीके से नॉर्मल कोर्ट में केस लिया जाना चाहिए अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस। तो अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 द आर्म्ड फोर्सेज आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इवन इन केस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। जस्टिस JS वर्मा कमेटी recommended कि remove this protection, but unfortunately this recommendation of Justice JS वर्मा कमेटी was not followed। आज तक ये फॉलो नहीं हो पाया। तीसरा जो चैलेंज निकल के आता है बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो है डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया में अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो एरिया डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभी प्रॉपर नहीं है। नेचुरली इट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज टू investors from other parts of India or investors from foreign, and this is how economic development of that particular area gets hindered। और अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
की बात की जाए इन आसाम, तो ये 1990 से ही एप्लीकेबल है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आसाम। अब आसाम बहुत हद तक इंसर्जेंसी फ्री हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो चुका है। अभी भी अगर हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कंटिन्यू करते हैं आसाम के अंदर, तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये डेट्रीमेंटल हो सकता है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के जो सबसे ज़्यादा निगेटिव जो इश्यूज़ निकल कर के आए हैं, वो निकल कर के आए हैं मणिपुर से। मणिपुर के अंदर एक लोगों ने एसोसिएशन बना रखा है, सिविल सोसाइटी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि इनके परिवारजनों को, देयर फैमिलीज, मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज वेयर किल्ड इन इलीगल मैनर बाय आर्म्ड फोर्सेज हु गेट्स स्वीपिंग पावर अंडर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो एज पर दिस सिविल सोसाइटी, सिंस 1970, जब से मणिपुर के अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से 1528 फेक इनकाउंटर्स हुए हैं मणिपुर में। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स ब्लेम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फॉर killings, fake encounter and giving complete protection, blanket protection to army personals and the Manipuri commandos to kill with impunity। मतलब वो जैसे मर्जी है वैसे they kill, torture, maim as per human right activist and there is no limitation on their power। और यही कारण है कि there is a very well known personality आयरोम शर्मिला, आपने इनका नाम ज़रूर सुन रखा होगा। शी इज़ नोन एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। She went for a hunger strike for 16 long years and that hunger strike was against Armed Forces Special Power Act. So she survived just on some fluid or some liquid and she was on hunger strike for 16 years demanding removal of Armed Forces Special Power Act. इससे भी ज़्यादा एक ड्रेडफुल या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अगेन आई वुड से कि ये सच में कितना ट्रूथ है इसके पीछे, मैं उसको वैलिडेट नहीं कर सकता, बट फैक्ट इज़ कि 2004 में अबाउट 30 मणिपुरी विमेन दे मार्च्ड नेकेड in Imphal city, completely naked in Imphal city, holding this banner, Indian Army rape us। So what's the point in having clothes when they do it repeatedly? इस तरह के इमेजेस आपको इंटरनेट पे अभी भी मिल जाएंगे। So again I cannot validate it, but this incident happened where 30 women marched naked in Imphal city condemning Armed Forces Special Power Act and the blanket power given to the armed forces under this law। और ये लॉ इसी कारण से कई सालों से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एप्लीकेबल है। कई सालों से इस लॉ को कंडेम किया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर के अलावा यू कैन सी इन सो मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज़ एप्लीकेबल एक्सेप्ट मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो हमेशा से ही एक डिमांड उठती रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कि इस लॉ को हटाया जाए, लेकिन एक मेजर डिमांड शुरू हुआ दिसंबर 2021 में। पिछले साल हुआ क्या कि पिछले साल 14 नागालैंड सिविलियंस वेयर किल्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज ऑफ सम एलिज्ड मिस्टेकन आइडेंटिटी। इन्फॉर्मेशन मिली हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को और असम राइफल को, कि कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स मूव करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सिविलियंस थे और इस मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण 14 सिविलियन मारे गए। उसके बाद से ये डिबेट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी भी क्यों हो रहा है, क्यों एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट शुड बी रिवोक्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इनफैक्ट 3 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नेफे रायो ऑफ नागालैंड, एन बीरेन सिंह ऑफ मणिपुर एंड कॉनरेड संगमा ऑफ मेघालय, दे एक्सप्लिसिटली डिमांडेड रिमूवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। भारत सरकार पे काफ़ी दबाव बनाया गया और भारत सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसने इसको स्टडी करना शुरू किया, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब ये करंट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि कई सारे एरियाज़ में जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल था उसको अब रिवोक कर दिया गया है। तो अगर असम की बात की जाए तो पहले 23 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल था, बट नाउ ओनली 9 districts में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज एप्लीकेबल। सो इट इज लिफ्टेड फुली फ्रॉम 23 districts and partially from 1 remains in force। So in 9, so earlier it was in about 33 districts but lifted from 23 districts
and partially lifted from one, and now Armed Forces Special Power Act remains only in these 9 districts. खासकर ये जो अपर असम वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल है. सिमिलरली नागालैंड या मणिपुर सब जगहों पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ किया गया है. कारण विड्रॉ करने के पीछे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया है वेयर ही सेज कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे कई सारे पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ. उसके बाद अब वहाँ पे जब नॉर्मलेसी रिटर्न हो रही है तो उस केस में अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. और इसी कारण से फेज वाइज में भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लिफ्ट करना शुरू किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से फ्री हो जाएगा. उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होंगे, कई सारे सोशल इशूज़ भी हम लोग काउंटर कर पाएंगे. The next article is about Bucharest 9 and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations. तो बुकारेस्ट 9 के इशूज़ को समझने के लिए ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट नाटो ग्रुप. वैसे तो नाटो ग्रुप के बारे में आप जानते ही होंगे. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस क्रिएटेड इन 1949. हेड क्वार्टर इसका ब्रुसेल्स इन बेल्जियम. 29 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. नाटो नाम से ही आप समझ जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप एज वेल एज कनाडा, यूएस, दे आर पार्ट ऑफ दिस नाटो ग्रुप. सो नाटो ग्रुप इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस मतलब वन फॉर ऑल फॉर वन. अगर कोई भी देश इन नाटो ग्रुप के किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक करता है तो बाकी सारे मेंबर्स मिल करके काउंटर अटैक करेंगे. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस जिस पे नाटो ग्रुप बेस्ड है. तो दिस इज नाटो ग्रुप. अभी नाटो ग्रुप की अगर आप हिस्ट्री देखो सो इट इज रूटेड इन वर्ल्ड वॉर, इट इज रूटेड इन कोल्ड वॉर. इनफैक्ट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1949 में, 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक तो देखिए रसिया एंड यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन वी आर फोर्स्ड टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट जर्मनी. लेकिन इन सब के बीच में एक क्लियर कट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है. यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस दे फॉलोड लिबरल पॉलिसी वाइल रसिया स्टूड फॉर सोशलिस्ट. तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के कारण जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, हिटलर का थ्रेट एलिमिनेट हुआ, दीज two countries or these two sides started to create a bloc against each other. USSR bloc based on socialist ideologies and US bloc based on liberal ideologies. और अब आपको पता है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जैसे हमारा देश इंडिया, we decided to remain free from these two block system and we started a new movement known as non-alignment movement. मुद्दा यह है कि ये दो ब्लॉक्स पावर ब्लॉक्स बन गए, USSR ब्लॉक एंड US ब्लॉक. और यूएस ब्लॉक ने अपने कंट्रीज़ जो भी यूएस ब्लॉक के मेंबर्स थे इनको डिफेंड करने के लिए, खासकर अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एडजेस्टेंट पे जो कंट्रीज़ थे इनको डिफेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये मिलिट्री ग्रुपिंग बनाई नाटो. और उसके काउंटर जवाब में यूएसएसआर ने ये मिलिट्री ग्रुप बनाई वार्सो पैक्ट. अभी वार्सो पैक्ट तो ख़त्म हो गया बिकॉज यू ऑल नो कि यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. उसके बाद वार्सो पैक्ट गॉट एंडेड. इफ यूएसएसआर इज़ नॉट देयर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वार्सो पैक्ट. लेकिन नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग. अब ये बात हो गई नाटो की. नाटो मैंने क्यों बताया इसके बारे में आपको थोड़े टाइम बाद समझ आ जाएगा. अब जरा बात करते हैं बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ के बारे में. बुकारेस्ट 9 या शॉर्ट में कहें तो B9 इज ग्रुप ऑफ 9 नाटो कंट्रीज़. तो नाटो के तो 29 कंट्रीज, उसमें से 9 कंट्रीज टुगेदर आर नोन एज बुकारेस्ट 9. ये 9 कंट्रीज़ ये हैं इस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया. ये सारे वो कंट्री हैं जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे या सोवियत यूनियन से काफ़ी क्लोज हुआ करते थे. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे ब्रोक आउट ऑफ सोवियत यूनियन एंड देन स्लोली दे गॉट मोर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स नाटो और वेस्ट कंट्रीज एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे ज्वाइंट नाटो ऑल्सो. आज के टाइम में ये सारे कंट्री नाटो का भी मेंबर हैं और ये यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर हैं. सो दे ब्रोक आउट ऑफ सोवियत यूनियन, दे ड्रिफ्टेड मोर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे अडॉप्टेड डेमोक्रेसी ऑल्सो. यू नो कि सोशलिस्ट मॉडल जो है डज नॉट पर्टिकुलरली बिलीव इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड ऑल. तो इन कंट्रीज़ ने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, मल्टी पार्टी सिस्टम को गए और सोवियत यूनियन का मॉडल से ये आगे निकल गए. एंड दे बिकेम देयर इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडल बिकेम
close to or similar to what US and its NATO allies were following and they later on joined NATO also। तो मुद्दा ये है कि ये कंट्री जिनको मिला करके हम लोग बुकारेस्ट 9 कहते हैं, ये पहले सोवियत यूनियन के करीब थे या उसका हिस्सा थे, अब उन्होंने NATO ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। बुकारेस्ट नेम कम फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ रोमानिया। अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखिए, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, आपको पता है, और यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के पीछे मुख्य जो आर्ग्यूमेंट है रसिया का वो ये है कि इट डज़ नॉट वांट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। और रसिया का ऐसा मानना है कि कई सारे ऐसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले यूएसएसआर ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे, इनको ज़बरदस्ती या थ्रेटेन करके या मॉनेटरी इंसेंटिव दे करके यूएस अपने तरफ मिला रहा है और नाटो ग्रुप का मेंबर बना रहा है। और अब उसी लाइन में यूक्रेन भी जा रहा है एंड दिस रसिया डज नॉट वांट, क्योंकि अगर सारे कंट्री जो हैं वो नाटो के मेंबर हो जाएंगे तो नाटो फोर्सेज जो हैं वो रसिया के बॉर्डर तक आ जाएंगे, विच विल बी अ काइंड ऑफ परमानेंट और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर रसिया विच रसिया नेवर वांट्स। तो यूक्रेन के केस में रसिया टुक अ वेरी हार्ड स्टेप, इट डज नॉट अलाउ और इट डज नॉट वांट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। ये क्लियर कट डिमांड रखा है रसिया ने यूक्रेन के ऊपर फॉर स्टॉपिंग दिस वॉर, कि हम लोग इस वॉर को तभी रोकेंगे जब आप ये प्रॉमिस करें कि आप नाटो ग्रुप को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे डिमांड्स हैं कि जेलेंस्की विल स्टेप डाउन जो भी उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं उसकी संख्या को घटा करके, नंबर्स को घटा करके 1/5 कर दी जाए। बट वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज यूक्रेन्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ब्लॉक। और वैसे ही नाटो के कई सारे कंट्रीज़, खासकर ये पहले जो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, ये B9 कंट्रीज़, उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो अब रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करे। अब इस पे फिर बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दिया है। सवाल ये उठता है कि हम बुकारेस्ट 9 को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बुकारेस्ट 9 तो 2015 में ही बन गया था। तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल में न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि बुकारेस्ट 9 के कंट्रीज़ ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग ज़बरदस्ती मिलाए नहीं जा रहे हैं ईस्टवर्ड। दे हैव इशूड एन स्टेटमेंट कि ऐसा नहीं है कि नाटो ने हमें ज़बरदस्ती अपने में मिला लिया है। वी वॉन्टेड टू मिक्स विथ नाटो, वी हैव मूव्ड वेस्टवर्ड। ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नाटो इज़ मूविंग ईस्ट, इनफैक्ट वी आर मूविंग वेस्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती या किसी मॉनेटरी इंसेंटिव या थ्रेट से मिलाया जा रहा है, हम खुद ही मिलना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज़ का मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू व्लादिमीर पुतिन कि ये एलिगेशन मत लगाइए कि आपके जो पहले यूएसएसआर के अलाइज थे उनको थ्रेटन करके यूएस अपने नाटो ग्रुप में मिला रहा है। और इसी ग्राउंड पे आपने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, विच इज़ completely unjust. We ourselves have decided to go west. It's not NATO that is expanding to the east. अब जब आप बुकारेस्ट 9 पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो बुकारेस्ट 9 और 3C इनिशिएटिव्स के बीच में। 3C इनिशिएटिव एक ग्रुपिंग है, चूँकि इस आर्टिकल में 3C इनिशिएटिव के बारे में भी लिखा है तो मैं उसके बारे में भी ब्रीफली बता देता हूँ। 3C इनिशिएटिव जो वर्ड है या ग्रुपिंग है वो बुकारेस्ट 9 से बिल्कुल अलग है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द टू। चूँकि दोनों न्यूज़ में आए हैं तो हो सकता है कि यूपीएससी या एपीएससी इनमें से सवाल पूछ ले। ये 3C इनिशिएटिव टर्म हैज़ कम फ्रॉम द 3 सीज। एक है यूरोप के अंदर, ये देखिए, बाल्टिक सी इन द नॉर्थ, एड्रियाटिक सी इन द वेस्ट एंड ब्लैक सी इन द ईस्ट। इन 3 सी के बीच में जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने आपस में मिल करके एक इनिशिएटिव लिया है 3C इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि इन कंट्रीज़ के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए। इस 3C में टोटल 12 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 9 तो बुकारेस्ट 9 वाले हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about genome edited crops and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। सबसे पहले समझते हैं जीनोम एडिटिंग होती क्या चीज़ है। तो देखिए, किसी भी स्पीसीज़ के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप डीएनए को ले करके इस तरीके से उसमें कुछ चेंजेस ले आए
ताकि उसके ओवरऑल फीचर्स बदल जाएं, तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं जीनोम एडिटिंग। सो जीनोम एडिटिंग इज ए टेक्निक विच अलाउज टू कट डीएनए स्ट्रैंड एंड एडिट जीन्स। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी तो कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक टेक्निकल नेम है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CAS9 नाम का मॉलिकुलर प्रोटीन यूज करते हैं। अब ये तो देख के आप, ये खाली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रियल सेंस में ऐसे डीएनए नहीं काटा जाता है, ठीक है, ऐसे सीजर से डीएनए नहीं काटा जाता है। जिस मॉलिकुलर प्रोटीन से डीएनए को काटा जाता है उस मॉलिकुलर प्रोटीन का नाम है CAS9। तो CAS9 कैन बी कंसिडर्ड लाइक दिस सीजर यूज टू कट दिस डीएनए एंड ब्रिंग सम डिजायर्ड चेंज इन डीएनए और जीन ऑफ अ स्पीसीज। अब जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। तो किसी भी प्लांट में उसकी जीन्स को थोड़ा बहुत एडिट करके उसको उसके अंदर डिजायर्ड फीचर्स डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे कि उसको पेस्ट रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, भारत सरकार ने कुछ नई पॉलिसी अपनाई है जिसमें उन्होंने जीनोम एडिटिंग को अप्रूव कर दिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो अब जीनोम एडिटिंग आराम से की जा सकती है और एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन जीनोम एडिटेड क्रॉप्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को अलाउ किया है सरकार ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे आज भी बहुत स्ट्रिंजेंट लिमिटेशन है। तो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स तो समझ गए आप, अब जीनोम या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में समझते हैं। जीनोम एडिटेड क्रॉप आई होप क्लियर है, जिसके जीन्स में थोड़ा बहुत अंतर किया गया, राइट। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप समझिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या करते हैं हम लोग कि किसी प्लांट के जीन्स में अंतर करते हैं, लेकिन उस जीन्स में करते क्या हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीचर्स भी डाल देते हैं। सो इसमें हम लोग करते क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में वी आर्टिफिशियली इंसर्ट जीन ऑफ सम अदर स्पीसीज in order to create a hybrid of desired variety. For example, BT cotton is an example of genetically modified crop. BT cotton में जो BT word है, it stands for Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a kind of soil bacteria. अब ये बैक्टीरिया को लेकर के हम लोग कॉटन सीड्स के साथ मिला देते हैं, जिससे बन जाता है BT कॉटन। BT कॉटन जो एक तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इससे जो कॉटन बनता है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। कॉटन को खाने वाला, कॉटन पे अटैक करने वाला एक पेस्ट होता है पिंक बॉल वर्म, और ये पिंक बॉल वर्म BT कॉटन को अटैक नहीं कर पाता। सिर्फ कॉटन, नॉर्मल कॉटन हो तो अटैक कर लेगा, लेकिन BT कॉटन पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब मेन अंतर समझो, जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स होगा उसमें सिर्फ एक क्रॉप के जीन्स को एडिट किया जाएगा, उसमें नया कुछ मिलाया नहीं गया है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में आपने नॉर्मल कॉटन लिया, इसके जीन को एडिट करके कोई नया दूसरा ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर के मिला दिया, तो आपको मिल गया नया। इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन जीन एडिटेड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फायदे तो कई सारे हैं। पेस्ट अटैक नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन इसका एक मेजर चैलेंज है, इट निगेटिवली इम्पैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को असर करता है। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ह्यूमन हेल्थ को भी असर कर सकता है नेगेटिव तरीके से इन लॉन्ग रन, ऐसा कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप असर करते हैं वो जरा देखते हैं। देखो, मान लो कि एक फार्मर है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगा रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा BT कॉटन उगा रहा है। तो अब ये जो इस पे पेस्ट जो हैं, अलग अलग तरह के कीड़े पेस्ट, वो तो इस क्रॉप को खा नहीं पाएंगे, तो इनमें से कई सारे पेस्ट मर जाएंगे। लेकिन कुछ एक पावरफुल पेस्ट बच जाएगा, बहुत सारे पेस्ट मर जाएंगे, लेकिन सम ऑफ देम विल सर्वाइव, जो थोड़ा पावरफुल है, जिसके जीन्स मजबूत हैं, जो जैसे तैसे भी थोड़ा बहुत भी इस क्रॉप को अटैक करके जिंदा है। अब वो जो नॉर्मल जो कमज़ोर पेस्ट थे वो तो मर गए, मजबूत वाले पेस्ट बच गए, और वो मजबूत वाले पेस्ट अपनी संख्या को बढ़ाएंगे रिप्रोड्यूस करके,
और ये मजबूत पेस्ट जब अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे रिप्रोड्यूस करके, उसके सामने नॉर्मल क्रॉप तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लीजिए कि एक फार्मर है जो जीएम क्रॉप उगा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसको ये पेस्ट खा नहीं पाया, लेकिन ये पेस्ट नॉर्मल क्रॉप को तो डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज इवॉल्व्ड। जैसे कैसे अफ्रीका के जंगलों में आप जाइएगा तो वहाँ के मच्छर भी अगर हमें काट लें तो वो सांप से ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे लिए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अपने आप को इस हिसाब से इवॉल्व कर चुके हैं। ठीक वैसे ही ये जो पेस्ट है ये इस प्लांट को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस चक्कर में इसने अपने आप को इवॉल्व करा लिया और नॉर्मल प्लांट को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड दिस इज हाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल प्लांट्स तो बचेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बचेंगे। एंड दिस इज हाउ देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इन्हीं कारणों से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होने का डर या फिर ह्यूमन हेल्थ पे असर होने का डर, इन्हीं दो कारणों से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे कई सारा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस कमेटी को काम दे रखा है कि अगर हमारे देश में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाना है तो पहले इस कमेटी से परमिशन लेना होगा। आज तक इस कमेटी ने बस बीटी कॉटन, बैसिलस थैलेंजेसिस कॉटन को ही कॉमर्शियल स्केल पे उगाने का परमिशन दिया है। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, HT बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, GM मस्टर्ड, जो एक तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, लेकिन अभी तक इनको कॉमर्शियल स्केल पे उगाने का परमिशन नहीं मिला है फ्रॉम GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब अंत में एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनोम एडिटिंग। हमारे देश में जीनोम एडिटिंग को अप्रूवल मिली है आराम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग को अभी अप्रूवल नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्सेप्ट बीटी कॉटन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखो, जीन्स को तो तुम ऑल्टर करते ही हो और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स को भी ऐड कर देते हो, जैसे बीटी कॉटन में बैसिलस थैलेंजेसिस भी ऐड कर दिया, दैट लीड्स टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जबकि जीन एडिटिंग में आप क्या करते हैं, बस एक पर्टिकुलर तरह के स्पीसीज के जीन्स को थोड़ा बहुत ऑल्टर करते हैं। सो मेन डिफरेंस इज जीन एडिटिंग डज नॉट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, वाइल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 में ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक्चुअली 2019 में जीनोम एडिटिंग के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी मिला था। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन केम इन 2019। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शंकरदेव टूरिस्ट सर्किट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 एसआईएम इशूज। तो इसके लिए पहले एक स्कीम समझते हैं भारत सरकार की, जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि भारत सरकार की स्कीम है, 2014-15 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने। इसका मेन पर्पस ये है कि हमारे देश के अंदर टूरिस्ट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप किया जाए, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। तो इसमें अलग अलग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए गए, जैसे हिमालयन सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस एरिया में बुद्धा सर्किट डेवलप किया गया है। ईस्ट इंडिया में बुद्धा के जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे बोधगया, वैशाली, राजगीर बिहार में, सारनाथ इन वाराणसी, श्रावस्ती, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, तो इन सारे जगहों को कनेक्ट किया गया अच्छे से। और बुद्धा से रिलेटेड जो भी लोकेशन हैं वहाँ पे उनसे लोकेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन सबको अच्छे से डेवलप किया गया है। तो और इनकी ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रीमलाइन की गई है और इसको नाम दिया गया है बुद्धा सर्किट। तो ठीक वैसे ही 15 थीमेटिक सर्किट्स डेवलप किए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट एंड ऑल अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। अब करंट न्यूज़ ये है कि असम सरकार ने फैसला लिया है कि हम असम के अंदर बुद्धा सर्किट के जैसा ही शंकर देव सर्किट डेवलप करेंगे, जहाँ पे शंकर देव जी के लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको कनेक्ट किया जाएगा और शंकर देव जी के लाइफ से रिलेटेड जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको रीबिल्ड रीडेवलप किया जाएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बिम्स्टेक की समिट, जो 5वीं समिट हुई, इसको चेयर किया है श्रीलंका ने। एंड इनमें से कौन है जो टाइगर रिजर्व है, तो हमने कहा था कि सर इसका टाइगर रिजर्व है, और अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखें तो बस ऑप्शन डी है जिसमें ऑप्शन 2 है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन D. That's all from our side for today. Thanks for watching.